गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बसंत दारू तथा शरद दारू। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि में हम क्या देख रहे थे कि ये क्या है आपका, नीचे की ओर क्या होता है जाइलम और ऊपर की ओर क्या होता है फ्लोएम, यानी कि परिधि की ओर ये क्या है आपका पित्त जाइलम होता है और फ्लोएम। जैसे इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका कैम्बियम। ये क्या करता है द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनेगा और सेकेंडरी जाइलम अंदर पित्त की ओर बनेगा। ठीक है, फिर क्या होता है ये कोशिकाएं बाहर की ओर मूव करती हैं तो उससे क्या होता है जो तना पहले क्या था इतना पतला था वो फिर कितना हो जाता है इस तरीके से, उसमें द्वितीय ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, इसका वाला भी आपको दिखाया था। आज है हमारा बसंत दारू और शरद दारू। बसंत दारू मतलब क्या हुआ कि बसंत ऋतु से संबंधित, शरद मतलब शरद ऋतु से संबंधित। ठीक है, तो कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। ठीक है ना, यानी कि जो कैम्बियम है द्वितीयक वृद्धि है उसमें पर्यावरणीय जो कारक हैं वो भी क्या होते हैं काम करते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो जलवायु है वो समान नहीं रहती है। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बसंत ऋतु में फरवरी लास्ट मार्च में, तो उसमें क्या होता है कि उस वक्त हमारा जो पर्यावरण है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सारी उसमें नई कलोपें आने लगती हैं, पेड़ बढ़ने लगते हैं। तो उस पर क्या हो रहा है कि जो कैम्बियम है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और अधिक संख्या में वाहिकाएँ बनाता है जिनकी गुहाएँ चौड़ी होती हैं और बसंत के मौसम में बनने वाली कास्ट को ही हम बसंत दारू कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी बसंत का मौसम है वो पेड़ पौधों के लिए क्या है फेवरेबल कंडीशन देता है, जिसमें कि जो उसकी कैम्बियम की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे वाले जो कास्ट बनते हैं उनको बसंत दारू या अग्रदारू कहते हैं। ठीक है, और सर्दियों के मौसम में देखेंगे तो कैम्बियम क्या होता है कम सक्रिय होते हैं। ठीक है ना, कैम्बियम क्या होते हैं कम सक्रिय होते हैं और सक्रिय वाहिकाएँ बनाते हैं, इसे कास्ट या शरद दारू या पश्च दारू कहते हैं। देखिए जैसे आपने जाड़ों के मौसम में देखा होगा ना, पत्तियाँ वगैरह सब झड़ जाती है पेड़ों से, तो फेवरेबल कंडीशन न होने के कारण जो कैम्बियम है उसकी ग्रोथ क्या होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा जो बैंड बन रहा है वो कैसा होगा शरद दारू का होगा। ठीक है, तो बसंत का जो रंग होता है वो हल्का होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये कैम्बियम है इसकी ग्रोथ हो गई तो क्या होगा, एक जो बैंड है वो शरद में बनेगा, दूसरा किस में बनेगा बसंत में बनेगा। तो दो इसमें रिंग बनेंगे। तो कह रहा है कि जो बसंत का जो रंग होगा, जो बैंड बनेगा कैम्बियम का वो कैसा होगा हल्के रंग का होगा, उसका घनत्व भी कम होगा। और जबकि जो शरद ऋतु में बनेगा उसका क्या होगा घनत्व अधिक होगा। ठीक है, और वो कैसा होगा डार्क होगा। तो दो प्रकार के काष्ठ एकांतरण संकेंद्रण वलय के रूप में होते हैं जिनको वार्षिक वलय कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेड़ में क्या होंगे एक हल्का होगा, फिर क्या होगा एक डार्क होगा, फिर एक हल्का होगा। इस तरीके से जैसा आपने कभी गांव में देखा भी होगा कि हम कोई पेड़ काट रहे होते हैं ना, तो उसकी जो टीएस है सामने का तो उसमें इस तरीके से दिखाई देता है अंदर की ओर, ऐसे ऐसे करके रिंग्स जैसे दिखाई देते हैं। तो एक हल्का एक डार्क, एक हल्का एक डार्क अगर आप देखेंगे तो वो क्या है वार्षिक वलय हैं। यानी कि जो डार्क होगा वो कब बना होगा शरद ऋतु में, हल्का कब बना होगा बसंत ऋतु में। तो दोनों को मिलाने से क्या हो गया एक वर्ष पूरा हो गया। तो परसों भी आपको बताया था कि अगर हम इनके वलयों की संख्या को गिनेंगे तो उससे हमको पेड़ की आयु भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये इसमें एक हल्का एक तो इसका मतलब एक वर्ष, फिर अंदर के गिनेंगे तो 2 वर्ष। इस तरीके से जितने हल्के डार्क बैंड हमको दिखाई देंगे उतने ही ईयर का वो क्या होगा उस पेड़ की आयु होगी। ठीक है, और इसका अध्ययन हम डेंड्रोलॉजी में करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना। शरद ऋतु क्या होता है जो जाड़ों के मौसम में कैम्बियम कम ग्रोथ करता है उसको शरद दारू बोलते हैं, और बसंत ऋतु में फेवरेबल कंडीशन है तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती है तो इसलिए इसको हम बसंत दारू कहते हैं। ठीक है, अब है आपका अंतःकाष्ठ तथा शरद दारू। थोड़ा सा इनके नाम टिपिकल हैं बट कोई बात नहीं, आप लर्न कर लेना। ठीक है, लंबी आयु वाले पौधों में द्वितीयक जाइलम अधिकांश भाग विशेषतः तने के केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है।
ठीक है। आपने देखा होगा मोस्टली बांज के पेड़ों में ज़्यादा क्लियर दिखता है, तो अगर हमने ये पेड़ काटा है तो इसमें इस तरीके से गोलाई होगी और अंदर का हिस्सा क्या होगा, डार्क कलर का होगा, डार्क ब्राउनिश भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो वो क्या है कि जो हमारे अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम बने थे, ठीक है, सबसे अंदर की ओर कैसा जाइलम होगा, द्वितीयक इस तरीके से जाइलम होगा। तो वो कह रहा है कि उसका अंदर का भाग काले या गहरे भूरे रंग का हो जाता है और अतः इसे अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं, ठीक है। कठोर दारू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग सेल्स हो जाते हैं। यहाँ पर को जो जाइलम का काम क्या है बच्चों, जाइलम का काम होता है पेड़ों से खनिज लवणों का अवशोषण करना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को चिरस्थायी बनाते हैं और उसको सूक्ष्म जीवियों, कीड़ों आदि से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निन युक्त होती है और इसे हृदय दारू भी कहा जाता है। अंतःकाष्ठ पानी का संवहन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डेड सेल्स है तो पानी का संवहन वो नहीं करेगा। यह केवल तने को यांत्रिक सहायता देता है, ठीक है, खाली अंदर से उसको क्या करेगा, यांत्रिक सहायता देगा, कार्य कुछ भी नहीं करेगा। द्वितीयक जाइलम परिधि की ओर, जो द्वितीयक जाइलम है परिधि की ओर का क्षेत्र रसदारू कहलाता है, जो हल्के रंग का होता है, जिसमें सजीव पैरेन्काइमा सेल होती है, ठीक है। और यह मूल में पानी तथा खनिज लवण का क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक हो गया। तो सबसे अंदर की ओर क्या होगा, अंतःकाष्ठ होगा, जो कि मृत सेल्स होंगी जो संवहन नहीं करेंगी पानी का, और जो परिधि की ओर होगा वो क्या करेगा, आपका कंडक्शन करेगा, वाटर कंडक्शन, ठीक है। फिर हम आते हैं हम कॉर्क कैम्बियम में, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। तो देखिए क्या होता है कॉर्क कैम्बियम, जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें भी टूटती जाती हैं और उन्हें नई संरक्षित सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक को तैयार किया जाता है जिसे कॉर्क कैम्बियम अथवा कांगजन कहा जाता है, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम और कांगजन कहा जाता है। यह प्रायः बलकुट वाले क्षेत्र पर क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है बच्चों। कहाँ विकसित हो रहा है, ये बलकुट वाले क्षेत्र पर विकसित होता है। पहले हम जो कैम्बियम की बात कर रहे थे वो कहाँ पर स्थित था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित था, ठीक है। यह कुछ सतही मोटी और सक्रिय पतली भित्ति वाली तथा आयताकार कोशिकाओं की बनी होती हैं। कांगजन दोनों प्रकार की कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काक और अंदर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट कहलाती हैं, ठीक है। कॉर्क में पानी प्रवेश नहीं करता क्योंकि ये कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज जमा रहता है। द्वितीयक बलकुट कोशिकाएं पेरेन्काइमी होती हैं। कांगजन काक तथा मिलकर पश्च चर्म बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की जो क्रियाशीलता होती है वो बलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर उससे क्या होता है, दबाव पड़ता है, ठीक है। अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं और क्रियाशील कॉर्क कैम्बियम बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वो छाल वल्क बनाते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि आपने कोई भी बड़े चीड़ के पेड़ या अन्य पेड़ देखे होंगे तो उसमें जो ये छाल होती है इससे रफनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी छाल वल्क। तो ये क्या हो रहा है, देखिए बलकुट में था, द्वितीयक बलकुट था, फिर कॉर्क कैम्बियम, फिर पूरक ये बाह्य त्वचा। तो ये क्या होती है, बाहर की ओर जैसे जैसे अंदर नई कोशिकाएं बन रही हैं पुरानी कोशिकाओं को बाहर की ओर धकेला जाता है, तो इसलिए जो पेड़ की छाल है वो इस तरीके की हो जाती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं सारी क्या होंगी, आपकी मृत होंगी। अब देखिए छाल वल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक ऊतकों को संवर्धित करता है। इसमें एक द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल होता है। मौसम के शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में पश्च छाल बनती है जो कठोर छाल होती है। छाल वल्क की रचना में विभिन्न प्रकार की सम्मिलित कोशिकाएं ये इस तरीके से दी हैं। सबसे पहले बाह्य क्या है, बाह्य त्वचा, पूरक कोशिकाएं, कॉर्क कैम्बियम और द्वितीयक बलकुट। फिर कुछ क्षेत्रों में कांगजन कॉर्क कैम्बियम के बजाय बाहर की ओर पेरेन्काइमी कोशिकाएं बनाती हैं। ये पेरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार का छिद्र बनाती हैं जिनमें वातरंध्र भी पाए जाते हैं। वातरंध्र का काम क्या होगा
कि वायुमंडल तथा तने के भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करना। और ये अधिकांश काष्ठीय वृक्षों पर पाए जाते हैं। काष्ठीय वृक्ष क्या हुए जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। कोमल तने वाले तो क्या हो गए, एक बीजपत्री, और द्विबीजपत्री से क्या होता है, हमें काष्ठ का मतलब हमेशा लकड़ी से होता है। जैसे क्या है कि साल की है, सागौन की लकड़ी है, बांज की लकड़ी है, तो काष्ठ कहाँ होगा, द्विबीजपत्री पौधों में होगा और द्वितीयक वृद्धि के बाद ही ये बनता है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है मूल में द्वितीयक वृद्धि। अभी तक हम क्या पढ़े थे, तने में द्वितीयक वृद्धि पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मूल यानी कि जड़ में द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। तो एक बीजपत्री जड़ की में द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियक उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है। यह फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर की स्थित ऊतकों में उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी कैसा ही होगा जैसा कि ऊपर तने में हुआ था। जिम्नोस्पर्म के मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है, एक बीज पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो इसका भी क्या है, द्वितीयक वृद्धि कैसे होगी, जैसे तने में हुई थी वैसे ही होगी, लेकिन एक बीजपत्री तने और एक बीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। केवल द्वितीयक वृद्धि कहाँ होती है, द्विबीजपत्री तने और द्विबीजपत्री जड़ में होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके चित्र हो गए। सबसे पहले क्या है, बाह्य त्वचा, फिर बलकुट, फिर प्राथमिक फ्लोएम, फिर कैम्बियम छल्ला, ठीक है, फिर परिरंभ है, फिर प्रोटोजाइलम है, ठीक है बच्चों। तो ये आज चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक था। इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और इससे रिलेटेड जो काम है उसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से कॉपी में कर लेंगे। यहाँ से शरददारू वसंतदारू ये आता है, क्योंकि वसंतदारू और शरददारू क्या है, अंतरकाष्ठ क्या है, कैम्बियम क्या है, तो उसको आप कॉपी में लिखेंगे और ये वाला चित्र को आप उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, यहीं पे ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। फिर कल को मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।